तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था के राजकीय नीति निदेशक तत्व से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आइए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है ए. राजनीतिक प्रजातंत्र की स्थापना करना, बी. सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सी. गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना, डी. सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो इसमें हमारा सही उत्तर डी हो जाएगा, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। आइए इसकी एक बार व्याख्या देख लेते हैं। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना है। इसका उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में करना है, जिसका संविधान निर्माता एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए प्रावधान करना चाहते थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? ए. एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, बी. सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, सी. एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, डी. एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। भारत के संविधान निर्माताओं का लक्ष्य इन सिद्धांतों के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। इन सिद्धांतों का उद्देश्य धार्मिक राज्य की स्थापना करना नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न हैं? ए. पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिए हैं और उपरोक्त राज्यों के लिए। पूर्वोक्त संविधान का अंश है जबकि उपरोक्त हैं। सी. निदेशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय हैं। डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, निदेशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से भिन्न है क्योंकि निदेशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। नीति निदेशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में वर्णित हैं। कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए दिए गए निर्देश हैं, जबकि भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार व्यक्तियों को राज्य के कृत्य के विरुद्ध दी गई सुरक्षा की गारंटी है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निदेशक तत्व हैं ए. वाद योग्य, बी. अवाद योग्य, सी. कठोर, डी. लचीले। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, अवाद योग्य। भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक एजेंडे को साकारित करने के लिए वाद योग्य और अवाद योग्य दोनों तरह की व्यवस्थाएं समाहित हैं, जिसमें मौलिक अधिकार वाद योग्य और नीति निदेशक तत्व अवाद योग्य हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निदेशक तत्व पहला, विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। दूसरा, कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं या हैं? ए. केवल एक, बी. केवल दो, सी. एक और दो दोनों, डी. ना तो एक ना ही दो। इसका सही उत्तर डी होगा, ना तो एक ना ही दो। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व विधायिका, कार्यपालिका और संवैधानिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। एमसी शीतलवाड़ के अनुसार निदेशक तत्व कोई विधिक अधिकार एवं कानूनी उपचार नहीं बताते। ये सभी राज्य क्रियाओं की विधायिका या कार्यपालिका के लिए प्रभुत्व पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व न तो विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन है, न ही कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय होंगे। दूसरा, वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। तीसरा, इस भाग में अभिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए. केवल एक, बी. केवल दो, सी. केवल एक और तीन, डी. केवल दो और तीन। इसका सही उत्तर होगा डी, केवल दो और तीन। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है। इस भाग के प्रावधान किसी भी न्यायालय द्वारा
प्रवर्तनीय यानी इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं। इसका अर्थ यह है कि यह संविधान का एक हिस्सा है जिसे न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। यद्यपि भाग 4 के उपबंध न्यायालयों द्वारा प्रवर्तित नहीं है, तथापि इस भाग में दिए गए सिद्धांत राष्ट्र के संचालन में मूलभूत हैं तथा ये सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करते हैं। समय समय पर सरकार ने कुछ निदेशक तत्वों को लागू करने का प्रयास किया। जमींदारी उन्मूलन कानून, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, फैक्ट्री अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी निर्धारण, कुटीर और लघु उद्योगों का प्रोत्साहन, मनरेगा, 6 से 14 वर्ग के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उन्नयन के लिए आरक्षण आदि इन प्रयासों को दर्शाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। दूसरा, इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय इन्फोर्सेबल नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही उत्तर सी होगा, 1 और 2 दोनों। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। राज्य के नीति के निदेशक तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। ए राज्य के नीति निदेशक तत्वों में, बी चौथी अनुसूची में, सी मौलिक अधिकारों में, डी प्रस्तावना में। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा, राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। अगले प्रश्न को देखते हैं। आइए पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों में किया गया है। ये संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 तक शामिल किए गए हैं। संविधान की प्रस्तावना राज्य व्यवस्था के उद्देश्यों का उल्लेख करती है। राज्य अपने नागरिक को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता उपलब्ध कराएगा, जो कि एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त निदेशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु राज्य को निर्देश दिए गए हैं। इस प्रकार प्रस्तावना एवं नीति निदेशक तत्व दोनों में कल्याणकारी राज्य का विचार पाया जाता है। यदि दोनों का चयन विकल्प न हो तो इसका उत्तर नीति निदेशक तत्व ही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? ए राज्य के नीति निदेशक तत्व, बी मूल अधिकार, सी उद्देशिका, डी 7वीं अनुसूची। तो इसमें हमारा सही उत्तर ए हो जाएगा, राज्य के नीति निदेशक तत्व। अगले प्रश्न को देखते हैं। संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? तो ए मौलिक अधिकार, बी मौलिक कर्तव्य, सी प्रस्तावना, डी राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, राज्य के नीति निदेशक तत्व। अगला प्रश्न। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। ए संविधान की प्रस्तावना में, बी मौलिक अधिकारों में, सी राज्य के नीति निदेशक तत्वों में, डी ए तथा सी दोनों में। तो इसका सही उत्तर डी होगा, ए तथा सी दोनों में। अगले प्रश्न को देखते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? ए समाजवादी, बी उदार बौद्धिकतावादी, सी गांधीवादी, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर डी होगा, उपरोक्त सभी। नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों को सहज अध्ययन के लिए समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी, गांधीवादी, मानवाधिकार, सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण आदि भागों में विभाजित किया जा सकता है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों की प्रवृत्ति सकारात्मक है तथा ये गैरवाद योग्य हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निदेशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? तो इसका उत्तर डी होगा, आयरलैंड। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? ए यूके, बी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सी आयरलैंड, डी जापान। तो इसका उत्तर सी होगा, आयरलैंड।
अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया गया है। ए आयरलैंड के संविधान से, बी कनाडा के संविधान से, सी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, डी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो इसका उत्तर ए होगा, आयरलैंड के संविधान से। अगला प्रश्न, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। ए वाद योग्य, बी वाद योग्य नहीं, सी मौलिक अधिकार, डी कोई नहीं। तो इसका उत्तर बी होगा, वाद योग्य नहीं। नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार इस भाग 4 में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु फिर भी इनमें अभिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? ए मूल अधिकार, बी मूल कर्तव्य, सी राज्य के नीति के निदेशक तत्व, डी मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य। तो इसका सही उत्तर सी होगा, राज्य के नीति निदेशक तत्व। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? ए समता का अधिकार, बी राज्य के नीति के निदेशक तत्व, सी स्वतंत्रता का अधिकार, डी कल्याण की अवधारणा। इसका सही उत्तर बी होगा, राज्य की नीति के निदेशक तत्व। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति के निदेशक तत्वों के तहत प्रावधानित है कि राज्य अपनी नीति का विशिष्टतया इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो, अनुच्छेद 39 का, तथा आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो, अनुच्छेद 39 का। इस प्रकार धन का केंद्रीकरण भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य की नीति के निदेशक तत्वों का उल्लंघन करता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक, ए मौलिक अधिकार है, बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, सी मौलिक कर्तव्य है, डी आर्थिक अधिकार है। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। आइए भी इसकी भी व्याख्या देखते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का यह एक अंग है। अनुच्छेद 39 यह प्रावधान करता है कि पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 39 के अनुसरण में संसद ने वर्ष 1976 में समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित किया था। उल्लेखनीय है कि रणधीर सिंह बनाम भारत संघवाद 1982 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेद 39 के आलोक में अनुच्छेद 14 व 16 को पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत प्राप्त होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में निहित है? ए अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, बी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, सी अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, डी पुरुष और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो। इसका सही उत्तर डी होगा, पुरुष और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? ए उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, बी समान कार्य के लिए समान वेतन, सी कानून के समक्ष बराबरी, डी धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका सही उत्तर बी होगा, समान कार्य के लिए समान वेतन। यह मौलिक अधिकार न होकर राज्य के निदेशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 39 में वर्णित है, जबकि शेष विकल्प मूल अधिकार से संबंधित हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ए मौलिक अधिकार, बी मौलिक कर्तव्य, सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डी चुनाव आयोग अधिनियम। तो इसका सही उत्तर सी होगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 40 राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। इसके अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों।
निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? ए अनुच्छेद 33, बी अनुच्छेद 40, सी अनुच्छेद 48, डी अनुच्छेद 50, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर बी होगा, अनुच्छेद 40। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो इसका सही उत्तर बी होगा, अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन ए एक मूल अधिकार है, बी एक मूल कर्तव्य है, सी निदेशक सिद्धांत है, डी उक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर सी होगा, निदेशक सिद्धांत। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। ग्राम पंचायतों का गठन, तो इसमें हमारा 5वां हो जाएगा, अनुच्छेद 40। समान आचार संहिता, तो इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 44। कृषि एवं पशुपालन, तो इसमें हमारा दूसरा हो जाएगा अनुच्छेद 48। न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण, तो इसमें तीसरा हो जाएगा अनुच्छेद 50। अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास, ये इसमें हो जाएगा चौथा, अनुच्छेद 51। तो इसमें कोई भी विकल्प मेल नहीं खाता, इसका विकल्प ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। आइए पुनः इसकी एक बार व्याख्या देख लेते हैं। ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 से संबंधित है। समान आचार संहिता अनुच्छेद 44। कृषि व पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48 से संबंधित है। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50। अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास अनुच्छेद 51। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 41 काम करने का अधिकार। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का गठन। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। ए में पहला, बी में दूसरा, सी में तीसरा और डी में चौथा। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ए अनुच्छेद 39 से समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। बी अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। सी अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। तो ये गलत है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन संगठन से संबंधित है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण अनुच्छेद 50 में वर्णित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के संविधान में वर्णित निदेशक तत्वों का सुमेलित युग पहचानिए। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 42। कृषि एवं पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 43। सी ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 41। डी पुरुष और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39। तो इसका सही उत्तर डी होगा, पुरुष और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो, अनुच्छेद 39 से संबंधित है। सही सुमेलन इस प्रकार है। आइए पुनः देख लेते हैं। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 ए से संबंधित है। कृषि एवं पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48 से संबंधित है। ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 से संबंधित है। पुरुष और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 घ से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण अनुच्छेद 50 बिल्कुल सही है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि अनुच्छेद 46 से संबंधित है। सहकारी सोसाइटी का संवर्धन अनुच्छेद 43 से, ये गलत है। ग्राम पंचायतों का गठन तथा उन्हें स्वायत्त शासन इकाई के रूप में कार्य करने के योग्य बनाना अनुच्छेद 40 से संबंधित है, जिसमें सही उत्तर सी होगा। सहकारी सोसाइटी का संवर्धन अनुच्छेद 43 से संबंधित नहीं है। आइए इसकी भी व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 43 में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए राज्यों द्वारा कदम उठाने हेतु उपबंध है। सहकारी समितियों के संवर्धन के चर्चा संविधान के अनुच्छेद 43 बी में दी गई है, न कि 43 ए में। 43 ए उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 2 कथन दिए गए हैं, कथन ए तथा कथन आर।
मनरेगा हर परिवार को कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है। रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में प्रावधानित है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, ए सही है परंतु आर गलत है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा भारत में एक राज्य रोजगार गारंटी योजना है, जिसे वर्ष 2005 में लोकसभा द्वारा अधिनियमित किया गया। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है जो सांविधिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य संबंधित अकुशल मजदूरी करने के लिए तैयार हैं। यह संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 41 के प्रावधान कुछ दशाओं में कार्य, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार के अनुसरण में लाया गया है। संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार में रोजगार का अधिकार शामिल नहीं है। इस प्रकार सही उत्तर कथन ए सही है परंतु कारण आर गलत होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। मनरेगा कार्यक्रम निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? ए अनुच्छेद 43, बी अनुच्छेद 45, सी अनुच्छेद 47, डी अनुच्छेद 50। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 43। संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 41 के तहत उपबंधित है कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। साथ ही इसी भाग के अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा किसी अन्य रीत से कृषि उद्योग के अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा। मनरेगा राज्य की इन्हीं संवैधानिक लक्ष्यों की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? ए अनुच्छेद 38, बी अनुच्छेद 39A, सी अनुच्छेद 45, डी अनुच्छेद 43A। तो इसका सही उत्तर डी होगा, अनुच्छेद 43A। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 43A अंतः स्थापित करके यह प्रावधानित किया गया कि राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनों या अन्य संगठनों में प्रबंध में कर्मकारों को भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीत से कदम उठाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 43A। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किसके द्वारा व्यादेशित है? ए संविधान की उद्देशिका द्वारा, बी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों द्वारा, सी 7वीं अनुसूची द्वारा, डी परंपरागत व्यवहार द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा बी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व द्वारा। संविधान का अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का उल्लेख करता है, जिसके अनुसार राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? ए अनुच्छेद 51, बी अनुच्छेद 48 का, सी अनुच्छेद 43 का, डी अनुच्छेद 41। तो इसका सही उत्तर ए होगा, अनुच्छेद 51। आइए एक बार व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। अनुच्छेद 41 कार्य, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने का अधिकार। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ है? ए संविधान की उद्देशिका में, बी राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में, सी मूल कर्तव्यों में, डी 9वीं अनुसूची में। तो इसका सही उत्तर बी होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51
अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख करता है। इसके अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्वक संबंधों को बनाए रखने का, संगठित लोगों की एक दूसरे के व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा निपटारे के विवाद के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? ए मौलिक अधिकार, बी मौलिक कर्तव्य, सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डी संविधान की प्रस्तावना। तो इसका सही उत्तर सी होगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? ए अनुच्छेद 380, बी अनुच्छेद 312, सी अनुच्छेद 60, डी अनुच्छेद 51। तो इसका सही उत्तर डी होगा, अनुच्छेद 51। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? ए शोषण से बच्चों तथा अल्पवयों की सुरक्षा, बी समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, सी समान आचार संहिता, डी उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। तो इसका सही उत्तर होगा समान आचार संहिता। समान आचार संहिता को 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल नहीं किया गया है। यह मूल संविधान के तहत ही अनुच्छेद 44 में वर्णित है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में जोड़े गए प्रावधान निम्न हैं। बच्चों को स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं तथा शोषण से बच्चों व अल्पवय व्यक्तियों की सुरक्षा अनुच्छेद 39 से संबंधित है। समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता अनुच्छेद 39 से संबंधित है। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी अनुच्छेद 43 से संबंधित है। और पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा अनुच्छेद 48 से संबंधित है। ये सब 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था? ए पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य का समान वेतन, बी उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, सी कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, डी श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन एवं काम की मानवीय दशाएं सुरक्षित करना। तो इसका सही उत्तर बी होगा, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों को सहभागी बनाना। अगले प्रश्न को देखते हैं। संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? एक बच्चों के, दूसरा स्त्रियों के, तीसरा जनजातियों के, चौथा दलितों के। दिए गए कूट से की सहायता से उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 1 2 3, डी केवल 2 3 4। तो इसका सही उत्तर सी होगा, केवल 1 2 और 3। आइए व्याख्या देखते हैं। संविधान में बच्चों, स्त्रियों, जनजातियों के शोषण के विरुद्ध अधिकार की स्वीकृति प्रदान की गई है, जबकि दलित शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? ए मद्य निषेध, बी गौ संरक्षण, सी पर्यावरण संरक्षण, डी 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। तो इसका सही उत्तर डी होगा। अनुच्छेद 47 मद्य निषेध से संबंधित है। गौ संरक्षण अनुच्छेद 48 के तहत, पर्यावरण संरक्षण अनुच्छेद 48 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध पहले अनुच्छेद 45 के तहत नीति निर्देशक तत्व था, जिसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद अनुच्छेद 21 के तहत यह मूल अधिकार बन गया। अब अनुच्छेद 45 के तहत शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष के नीचे के आयु के बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था को शामिल किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? ए मादक पेयों के उपभोग का निषेध करना, बी गायों और बछड़ों के वध का निषेध करना, सी पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन, डी 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा या कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल हैं? ए मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, दूसरा
मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधियों और औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है या है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। इसका सही उत्तर होगा केवल दो। नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 47 के तहत मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधियों के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध किया गया है, जबकि मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध मूल अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 23(1) के तहत किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक यानी सिविल संहिता सुरक्षित करना। दूसरा, ग्राम पंचायतों को संगठित करना। तीसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करना। चौथा, सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। उपर्युक्त में से कौन से गांधीवादी सिद्धांत हैं जो राज्य की नीति निदेशक तत्वों से प्रतिबिंबित होते हैं? ए केवल 1, 2 और 4, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, केवल 2 और 3। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित कई प्रावधानों को राज्य के नीति निदेशक तत्वों के तहत कई अनुच्छेदों में शामिल किया गया है, जो इस प्रकार हैं। ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 40। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास, अनुच्छेद 43। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि, अनुच्छेद 46। मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध, अनुच्छेद 47। गाय और बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक तथा उनकी नस्लों में सुधार का प्रयास, अनुच्छेद 48। गांधीवादी तथ्य से संबंधित हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से भारत के संविधान में किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य एवं वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? ए केवल राज्य के नीति निदेशक तत्वों में, बी केवल मूल कर्तव्यों में, सी ए और बी दोनों में, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ए और बी दोनों में। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के तहत जोड़े गए अनुच्छेद 48(a) के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। साथ ही संविधान के मूल कर्तव्यों के तहत अनुच्छेद 51(a) के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उनका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में सम्मिलित है? ए राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। बी राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से मना नहीं करेगा। सी राज्य किसी व्यक्ति को उसके धर्म, कुल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। डी अस्पृश्यता का प्रवर्तन। तो इसमें हमारा ये ऑप्शन सही होगा, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। शेष सभी मूल अधिकार से संबंधित हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में निम्नलिखित में से किसके बारे में संविधान शांत है? ए प्रौढ़ शिक्षा, बी कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी, सी गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, डी बालकों की प्रारंभिक शिक्षा जब तक वह 6 वर्ष की आयु न प्राप्त कर लें। तो इसका सही उत्तर ए होगा, प्रौढ़ शिक्षा। कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी का प्रावधान अनुच्छेद 43 में, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता का अनुच्छेद 39 का में तथा 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा 86वें संविधान संशोधन से अनुच्छेद 45 में है। प्रौढ़ शिक्षा इसमें शामिल नहीं है। निम्न में से कौन सा एक राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? ए ग्राम पंचायतों का संगठन, बी गोवध निषेध, सी मुफ्त कानूनी सलाह, डी समान नागरिक संहिता। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, मुफ्त कानूनी सलाह। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? ए ग्राम पंचायतों का संगठन, बी गोवध निषेध, सी मुफ्त कानूनी सलाह, डी समान नागरिक संहिता। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, मुफ्त कानूनी सलाह।
मुफ्त कानूनी सलाह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को बाद में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अनुच्छेद 39 का में गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सलाह, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना है। दूसरा, यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। तो इसका सही उत्तर सी होगा, एक और दो दोनों। अनुच्छेद 39 का के अनुसरण में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं विधिक सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराता है। साथ ही यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश एवं वित्तीय अनुदान प्रदान करता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण लीगल सर्विस अथॉरिटीज निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क सेवाएं प्रदान करते हैं? पहला, 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को। दूसरा, 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को। तीसरा, 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्य को। चौथा, सभी वरिष्ठ नागरिकों को। नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 3 और 4, सी केवल 2 और 3, डी केवल 1 और 4। तो इसका सही उत्तर होगा ए केवल 1 और 2। अनुच्छेद 39 ए के अनुसरण में भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं। इसके निम्नलिखित व्यक्ति पात्र होते हैं। पहला, महिला एवं बच्चे। दूसरा, अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य। तीसरा, बड़े पैमाने पर प्राकृतिक या औद्योगिक आपदा, जातीय हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप से पीड़ित। चौथा, औद्योगिक कामगार। पांचवा, मानसिक रोगी या दिव्यांग व्यक्ति। छठा, हिरासत में लिया गया व्यक्ति। सातवां, यह वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय केंद्र या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आय सीमा से कम है। आठवां, मानव तस्करी या व्यभिचार से पीड़ित व्यक्ति। अधिनियम की धारा 12H के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान प्राप्त करने हेतु आय सीमा भिन्न भिन्न है। कतिपय अपवादों के अतिरिक्त अधिकांश राज्यों में 1 लाख रुपए तक तथा कुछ राज्यों में 1.5 लाख रुपए या 3 लाख रुपए तक निर्धारित है। दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले सामान्य व्यक्ति तथा 2 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडरों को निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान करता है। दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण 2 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान करता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? ए, मद्य निषेध। बी, काम का अधिकार। सी, समान कार्य हेतु समान वेतन। डी, सूचना का अधिकार। तो इसका सही उत्तर होगा डी, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत एक विधिक अधिकार है तथा सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में इसे संविधान के अनुच्छेद 1A में वर्णित वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार में निहित माना है। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? ए, समान नागरिक संहिता। बी, प्रेस की स्वतंत्रता। सी, धर्म की स्वतंत्रता। डी, विधि के समक्ष समानता। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा, समान नागरिक संहिता। संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत राज्य द्वारा भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता कॉमन सिविल कोड प्राप्त कराने का प्रयास करना नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषयों की पहचान कीजिए। पहला, मद्य निषेध। दूसरा, फैक्ट्रियों एवं खानों में बाल श्रम निषेध। तीसरा, बेगार अथवा बालाश्रम का निषेध। चौथा, अस्पृश्यता निषेध। निम्न कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, 1, 2, बी, 1, 2 और 3, सी, केवल 1, डी, 2, 3 और 4। तो इसका सही उत्तर सी होगा, केवल 1, मद्य निषेध।
मद्य निषेध संविधान के अनुच्छेद 47 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का विषय है। फैक्ट्रियों एवं खानों में बाल श्रम निषेध अनुच्छेद 24, बेगार अथवा बलात् श्रम निषेध अनुच्छेद 23 तथा अस्पृश्यता निषेध अनुच्छेद 17 के तहत मौलिक अधिकारों के भाग हैं। निम्न में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है? राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि ए. पुरुष और महिलाओं के समान कार्य हेतु समान वेतन, बी. जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का अधिकार, सी. अस्पृश्यता उन्मूलन, डी. काम हेतु न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं में रहे। तो इसका सही उत्तर होगा सी. अस्पृश्यता उन्मूलन। समान कार्य हेतु समान वेतन अनुच्छेद 39 में, जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार अनुच्छेद 39 का में तथा कार्य हेतु न्यायसंगत एवं मानवोचित दशाएं अनुच्छेद 42 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत शामिल हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था? ए. B.R. अम्बेडकर, बी. K.M. मुंशी, सी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी. K.T. शाह। तो यह कथन K.T. शाह का है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मूल अधिकार, दूसरा, मूल कर्तव्य, तीसरा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान में उपयुक्त उपबंधों में कौन सा या कौन से पूरे होते हैं? ए. केवल 1, बी. केवल 3, सी. केवल 1 और 3, डी. 1, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर होगा बी. केवल 3। 15 अगस्त 1995 से प्रारंभ राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम संविधान में प्रदत्त राज्य के नीति निर्देशक तत्वों अर्थात राज्य के संवैधानिक लक्ष्यों, विशेषकर अनुच्छेद 41 के तहत बेरोजगारी, वृद्धावस्था आदि की स्थिति में लोक सहायता संबंधी निर्देश की प्राप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन से सूचीबद्ध हैं? पहला, समान कार्य के लिए समान वेतन, दूसरा, समान नागरिक संहिता, तीसरा, छोटे परिवार का मानदंड, चौथा, प्रारंभिक स्तर पर मातृभाषा की शिक्षा। ए 1, 2 और 3, बी 1 और 2, सी 2 और 3, डी 1, 2 और 4। तो इसमें हमारा सही उत्तर बी होगा 1 और 2। आइए व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में अनुच्छेद 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 44 में कॉमन सिविल कोड, अनुच्छेद यानी समान नागरिक संहिता सूचीबद्ध है, जबकि अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने पर विशेष निर्देश देता है। यह संविधान के भाग 4 में वर्णित नहीं है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम मूल कर्तव्य से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। धन्यवाद।